हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं इकबाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रिय छात्र छात्राओं, ये क्वेश्चन जितने भी हैं बोर्ड परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण हैं और हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है जिसका आपको रिवीजन करना है। और ये क्वेश्चंस हमने आपको पहले ही करा चुके हैं, वीडियो में करा चुके हैं, अपने नोट्स के माध्यम से हम आपको क्लास में करा चुके हैं। और ये सब चीजें इसको आपको अच्छी तरह से रिवीजन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, वह ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रारंभ करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले हम बताते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण हैं। और जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। ये बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, और इसको आप जरूर देख लीजिए। हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा लिपि थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताते हुए भी चलेंगे हल्का, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। हड़प्पा लिपि जो है चित्रात्मक एवं भावात्मक लिपि है। और हड़प्पा लिपि में लगभग 375 से 400 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं। और यह लिपि दाएं से और बाएं लिखी जाती है, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा गया नहीं है। हड़प्पा लिपि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मोहरों पर मिले हैं, मृदभांडों पर मिले हैं, अनेक चीजें ऐसी प्राप्त हुई हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर यह लिपि लिखी हुई मिली है। तो यही आप खास इसमें लिख दीजिए। अधिकांश ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2 अंक के और 5 अंक के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, और उसके विषय में आप क्या जानते हैं। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और इसके बारे में जानकारी नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के विषय में जानकारी मिलती है। यह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और यह कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो घोड़े थे उन्होंने 3 समुद्रों का पानी पिया था। तो आप इतना ही लिखेंगे, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किन्हीं किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम बताइए। तो किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम, सिर्फ आपने इसमें 2 स्मृतियों के नाम लिखने हैं, आपका 2 अंक तैयार हो जाएंगे। तो मनुस्मृति और नारद स्मृति, 2 स्मृतियों का आप इसमें नाम दे दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें दे सकते हैं आप कि मोहनजोदड़ो में खुदाई के समय एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और ये इस स्नानागार की चौड़ाई और लंबाई और गहराई की बात करते हैं तो ये 30 फीट लंबा है और 28 फीट चौड़ा है और 8 फीट यह गहरा है। और इस स्नानागार का जो नीचे का तल है वह उस फर्श है, उसमें पक्की फर्श का उपयोग किया गया है। और इसमें नीचे उतरने की सीढ़ियां भी दी गई थी। तो इस प्रकार से आप 2 अंक में इसमें लिख देंगे और इसका उपयोग लिख देंगे। शायद इसका जो उपयोग था वह अनुष्ठानिक कार्यों के लिए या विशेष अवसरों में इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। इस स्नानागार में जल आपूर्ति और जल निकासी दोनों तरह की व्यवस्थाएं थी की गई थी। पास में ही इसमें जो कमरे थे वहां पर कुआं था, कुएं से इसमें जल की आपूर्ति की जाती थी। और इसी के साथ साथ इसमें जल निकासी के लिए नाली भी बनाई गई थी। इस तरह से आप दे देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आपने ऐसे ही लिखना है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के समय लिखवाया गया था, समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और समुद्रगुप्त के राजकीय कवि हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, प्रयाग में स्थित है। प्रयाग को ही इलाहाबाद कहा गया। तो इसमें आप 2 अंक में इतना देंगे। और अगर 5 अंक में आता है तो इसमें और थोड़ा सा आप वर्णन कर देंगे कि किस प्रकार का वर्णन समुद्रगुप्त के विषय में यहाँ पर किया गया है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 2 अंक में आएगा ये या 5 अंक में आएगा। तो इसमें आपने जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करना है। तो जैन धर्म की जो शिक्षा है यहाँ पर, जो जैन धर्म की शिक्षाओं में 5 महाव्रत जो दिए गए वो महत्वपूर्ण शिक्षाएं मानी जाती हैं। जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये यहाँ पर जो 5 यहाँ पर महाव्रत हैं उनको जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं माना जाता है। तो इसमें अगर
5 नंबर में आता है, 5 अंक में आता है, तो आप उसमें डिटेल में लिख देंगे उनके प्रत्येक के बारे में कि जैन धर्म के महाव्रत हैं, जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, और इसमें अहिंसा के बारे में लिख देंगे आप। फिर उसके बाद में आप अस्त्य के बारे में लिखेंगे, सत्य के बारे में लिखेंगे, अप्रिय के ग्रह के बारे में लिखेंगे, ब्रह्मचर्य के बारे में लिखेंगे। इसमें जो 4 जो महाव्रत हैं वो पहले से ही थे, और 5वां महाव्रत जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। आप इसमें ऐसा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम देखते हैं कि हम इसमें लिखेंगे, हाँ, हड़प्पा सभ्यता में अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं, और इसके जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा में तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उसके समकालीन, जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता, वहां से भी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जो में प्राप्त मोहरें हैं वह सैलकड़ी, चर्ट और पत्थरों की बनाई गई थी, सैलकड़ी के से बनाई गई थी, और उन पर विभिन्न प्रकार के लेख भी यहाँ पर लिखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में, अब फिर इसका उपयोग लिख देंगे। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो मोहरें थी उनको आयात निर्यात या किसी वस्तु को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उन मोहरों का उपयोग किया जाता था, इस प्रकार से। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोत्र के संबंध में 2 महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें लिख देंगे हम कि गोत्रीय पद्धति थी एक ब्राह्मणीय पद्धति थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ की गई थी, और वैदिक कालीन जितने भी जो ऋषि थे, वैदिक कालीन ऋषि थे, उनके द्वारा ही गोत्र पद्धति को प्रारंभ किया गया था। और इसके 2 महत्वपूर्ण नियम ये थे कि यहाँ पर कि सबसे पहले नियम ये था कि जो लड़की होती थी, जब उसकी शादी होती थी तो वह अपने गोत्र के नाम से नहीं जानी जाती थी, जिस गोत्र में उसकी शादी होती थी वह उस गोत्र के नाम से ही जाना जाता था। दूसरा यह था कि सेम यानी कि एक समान गोत्र में शादी नहीं होती थी, एक समान गोत्र में शादी नहीं हो सकती, गोत्र से बाहर के जो सदस्य होता था उसी के साथ में शादी होती थी, ये कहा गया। इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये सब चीज हमने आपको पहले से ही वीडियो में तैयार कर रखे हैं, बता रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो हम यहाँ कहेंगे कि स्तूप जो थे पवित्र स्थलों पर बनाए जाते थे, स्तूप पवित्र स्थलों पर बनाए जाते थे, और जो प्रकृति के द्वारा या किसी भी कारण से जो जिन स्थानों को पवित्र माना जाता था उन स्थानों पर स्तूप बनाए जाते थे। और महावीर जो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के समय स्तूपों का विकास तेजी से किया गया। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थल थे वहां पर स्तूप बनाए गए। इस तरह से आप दे देंगे, इसको भी तैयार कर लेंगे। हम यहाँ आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, आपको पास नोट्स भी हैं और वीडियोज भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर सर्च करके इसको देख सकते हैं। हड़प्पावासी किन फसलों का उत्पादन करते थे? हड़प्पावासी किन फसलों का उत्पादन करते थे? यहाँ पर देंगे कि हड़प्पावासी जो थे वह सरसों का, तिल का, यहाँ पर ज्वार का, विभिन्न प्रकार के सरसों, तिल, ज्वार, बाजरा, चना, इन प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ पर करते थे। तो इसको आप लिख देंगे, 2 अंक में आएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख से तात्पर्य यहाँ पर यह है जो कठोर सतहों पर लिखे गए जितने जो संदेश होते थे उनको अभिलेख कहा गया है। प्राचीन काल में कठोर सतहों पर ही संदेश लिखकर राजा अपनी प्रजा को या अपने शासन कार्यों को चलाने के लिए जो निर्देश देता था वो अभिलेखों के माध्यम से ही प्रसारित करता था। तो अभिलेखीय शिलाओं पर हो सकते थे, ये ताम्रपत्र पर हो सकते थे, या किसी भी कठोर सतहों पर ये बनाए जा सकते थे। ये गुहालेख हो सकते हैं, ताम्रपत्र अभिलेख हो सकते हैं, शिलालेख हो सकते हैं। शिलालेख भी अनेक प्रकार के हैं, लघु शिलालेख, वर्त शिलालेख, और स्तंभ लेख हो सकते हैं, स्तंभों पर बनाए जाते थे। तो ये अभिलेख इस प्रकार। मोहरों पर भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मोहरों पर जो भाषाएं लिखी जाती थी वो भी एक अभिलेख का उपयोग करते हैं के रूप में जाना जाता है। और मतलब अभिलेखों से क्या होता था कि संदेशों को पहुंचाना, सूचनाओं को पहुंचाना, और लिपि का उपयोग किया जाता था उस पर। तो ये अभिलेख होते थे, उनको अभिलेख कहा जाता था। इसको भी देख लेना आप। फिर अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2 अंक में और 5 अंक में पूछा जाता है। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बताएंगे कि
किस प्रकार से भोपाल की बेगमों के द्वारा सांची के स्तूप का संरक्षण किया गया है। और इसमें एच.एस. कोल थे जो उनका वर्णन भी यहाँ पर किया जाएगा। एच.एस. कोल के द्वारा यहाँ पर सलाह दी गई थी किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर उसके जो तोरण दीवार थे उनका संरक्षण किया गया। और जो सांची जो भोपाल की बेगमें थी उनके द्वारा यहाँ पर इसके संरक्षण में अनेक प्रकार से दान दिए गए। यहाँ पर धर्मशालाएं तैयार की गई और इसमें जो प्रकाश जो इससे संबंधित सांची की स्तूप से संबंधित जो पुस्तक प्रकाशित किए पुस्तक लिखी गई थी उसको प्रकाशन कराने में भी इन्होंने पैसा दिया था, दान दिया था। तो इस प्रकार से सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका रही। आगे अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपद से आप क्या समझते हैं? किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का उल्लेख कीजिए। तो हम कहेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, एक नगरीय सभ्यता प्रारंभ हुई थी, वो 16 महाजनपद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे जो उनकी राजधानियां थी, वहां पर एक नगरों का जो विकास हुआ उसी से 16 महाजनपदों का यहाँ पर जाना जाता है। और किसी एक प्रभावशाली महाजनपद का नाम यहाँ पर देंगे मगध। मगध 16 महाजनपदों में सर्वश्रेष्ठ जो महाजनपद था वह मगध था। इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ताकि आपका एक रिकॉल हो जाए और आप उसको अच्छी तरह से इस तरह से तैयार कर सकें। त्रिपिटक क्या है, उनके नाम लिखिए। जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जो बौद्ध ग्रंथ है उनको संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, जैसे कि अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, उनके नाम हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हड़प्पा नगरों में लोगों को उपलब्ध खाद्य सामग्री का उल्लेख कीजिए। तो जो हड़प्पा नगर के जो लोग थे वो उनकी खाद्य सामग्री के बारे में बताना है, तो आप इसमें 2 सूची बना देंगे, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी की सूची में आप इसमें लिख देंगे। शाकाहारी में लिख देंगे कि वहाँ के लोग जैसे क्या क्या खाते थे, अनाज के बारे में लिख देंगे, कंदमूल के बारे में लिख देंगे, और यहाँ पर जैसे कि जो भी चीजें प्राप्त हुई हमने आपको लिखवाया है ये सब इसके बारे में वर्णन कर देंगे। मांसाहारी में जैसे कि भेड़ बकरी यहाँ पर और अनेक पशुओं को वो खाते थे। मछली का भी उल्लेख मिलता है, मछली भी खाते थे, उसके भी शाक से प्राप्त हुए हैं। और शाकाहारी में जैसे कि आप लिख देंगे यहाँ पर अनाज लिखेंगे, तिल लिखेंगे, जौ लिखेंगे, बाजरा लिखेंगे, चना लिखेंगे, और विभिन्न प्रकार के अन्य फसलों जो उत्पादन करते थे वो सब शाकाहारी में यहाँ पर उनका ग्रहण करते थे। ये लिख देंगे सूची, इस प्रकार से तैयार करेंगे आप। अगला है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अभिलेख शास्त्री मतलब जो अभिलेखों के माध्यम से इतिहास लिखते हैं उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं यहाँ पर बताया जाएगा। कि देखिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। जो प्राचीन कालीन अभिलेख हैं जिनके माध्यम से इतिहास लिखा जाता है, तो जो अभिलेख होते हैं वो कई बार टूट गए होते हैं, उनके जो कुछ भाग हैं वो खंडित हो चुके होते हैं, विलुप्त हो चुके होते हैं, और किसी की भाषा समझ में नहीं आती कई बार। तो इस प्रकार से उनको ऊपर जो लिखी गई जो भाषा उसको समझने में काफी समस्या होती हैं, उनकी काफी सीमाएं होती है। सीमाएं मतलब लिमिटेशन होती है, उससे आगे समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये है। दूसरा ये क्या है कि अभिलेखों में ज्यादातर जो जानकारी मिलती है वो राजाओं के बारे में मिलती है, उस समय की सामान्य प्रजाजन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये अनेक प्रकार की लिमिटेशन जो समस्या वहां पर दिखाई देती हैं। महाभारत की मूल कथा किससे संबंधित है? महाभारत की मूल कथा जो है कौरव और पांडव से संबंधित है। कौरव पांडव के जो राज्य सत्ता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ था वह महाभारत की मूल कथा है। यहाँ पर उनके बारे में आप वर्णन कर देंगे। अब आगे अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता मन के बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का वर्णन किया जाएगा। इसमें आप एक सूची तैयार कर देंगे, जैसे कि सेलखड़ी, चट, क्वार्टज, ठीक है जी, और स्फटिक, अनेक प्रकार के जितने भी जो अन्य पदार्थ हैं जिनसे मन के तैयार किए जाते थे उनकी आप एक सूची तैयार करेंगे और सूची को आप लिखेंगे जरूर। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की चार प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। तो 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र उनके राज्य हैं, जैसे कि यहाँ पर पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, और सोपार है, स्वर्णगिरी है। तो इनका आप वर्णन यहाँ पर कर देंगे। आगे चलते हैं।
क्योंकि ये 2 अंक में होते हैं या 5 अंक में, 5 अंक में होगा तो आप इसके बारे में विस्तार से लिखेंगे, और 2 अंक में होगा तो आप इसमें सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना पूछा गया है। और इसमें आप टाइम का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास में 22 क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको लिखने के लिए टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, खान का क्या है। खान का क्या है, तो खान का क्या है, सूफी संत जहाँ पर रहते थे, जिस स्थान पर सूफी संत रहते थे, यानी कि सूफी संतों को रहने का जो आश्रम होता था उसको खान का कहा गया। इसमें 2-3 कमरे होते थे, एक यहाँ पर बड़ा हॉल होता था जिसको जमायत खाना कहते थे, और वहां पर वह अपने संतों को, अपने मुरीदों को धर्म से संबंधित उपदेश देते थे। इस प्रकार से दे देंगे हम उसको। फिर और जो बना होता, जो खान का होता था, ये घास फूस मिट्टी का बना हुआ होता था। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, मीराबाई के जीवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मीराबाई के जीवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मीराबाई जी का जो जन्म था वो 1498 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान का यहाँ पर मेड़ता है, जन्म स्थान मेड़ता है। और इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौर है। इनके जो पति थे वो भोजराज थे, राणा सांगा के पुत्र था भोजराज, उनसे इनकी शादी हुई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मीराबाई की जो मृत्यु हुई थी 1540 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु का स्थल जो है वह द्वारिका में था, और मीराबाई के जो गुरु थे वो रैदास थे। तो इस प्रकार से आप संक्षिप्त में वर्णन कर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली के विषय में की व्याख्या कीजिए। ये 2 अंक में और 5 अंक में दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान थी, और यहाँ पर जो राय होता है, यानी कि विजयनगर के शासक को राय कहा जाता था। राय के द्वारा एक सैनिक कमांडर, यानी कि अमरनायक, अमरनायक कौन होता है, जो सैनिक कमांडर, सैनिक कमांडर को कुछ भूमि दी जाती थी उसको वह, और उस भूमि से ही वह अमरनायक जो होता था अपने सेना रखता था, और उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी रखता था, प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता था उस क्षेत्र पर। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे, यानी कि एक सैनिक कमांडर होता, अमरनायक कौन होता था, सैनिक कमांडर होता था, और इसको भू क्षेत्र दिया जाता था, यानी कुछ भूमि, कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, और उस क्षेत्र पर जितने भी जो गांव उसके अंडर में आते थे उन पर नियंत्रण भी रखता था, और एक सैनिक कमांडर भी ये होता था। और पूरा जो उस भूमि का रख रखाव, लेन देन, जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य इसी व्यक्ति का होता था, जो अमरनायक का ही होता था। तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो मुगल दरबार में जो ये ग्रंथ लिखे जाते थे उनके लिए जो पांडुलिपि तैयार की जाती थी, उसको यहाँ पर क्या है कि पांडुलिपि जो हाथ से लिखे गए जो ग्रंथ है वो तैयार किए जाते थे, और इसकी अनेक प्रक्रिया होती थी। एक पुस्तकालय होता था, पुस्तकालय में ये पांडुलिपियां तैयार की जाती थी, और उनके फिर अलग अलग विभाग होते थे। जिल्द तैयार करने का अलग विभाग तैयार होता था, और कागज तैयार करने का एक अलग विभाग होता था। जो लिपिक होते थे, लिखने वाले जो होते थे, सुलेखक होते थे, वो अलग होते थे, और उनका उनकी कला महत्वपूर्ण होती थी। और यहाँ पर जितने भी ग्रंथ तैयार किए जाते साथ साथ उस पर चित्र भी तैयार किए जाते थे, कवर चित्र भी तैयार किए जाते थे पांडुलिपियों पर। तो हाथ से लिखे गए ग्रंथों को पांडुलिपि कहा गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबा गुरु नानक के 2 प्रमुख उपदेशों का उल्लेख कीजिए। बाबा गुरु नानक के 2 प्रमुख उपदेशों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है कि बाबा गुरु नानक थे जो वो आडंबर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करते थे, और जातिगत भेदभाव को से दूर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इनके उपदेश लिख देंगे जो बाबा गुरु नानक थे। और इनके जो उपदेश होते थे वो गुरुमुख में अपने उपदेश इन्होंने दिए हैं। इनका जो प्रचार प्रसार करने का जो क्षेत्र था वो पंजाब में था। हालांकि पूरे विश्व में इन्होंने भ्रमण किया है, सब जगह इन्होंने भ्रमण किया है। और तो महत्वपूर्ण हम यहाँ पर बताएंगे कि बाबा जो गुरु नानक थे उनके महत्वपूर्ण 2 उपदेश थे कि एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बाबा गुरु नानक जो थे वो एक ही ईश्वर, माने ईश्वर एक ही है, उसमें विश्वास करते थे। दूसरा, इन्होंने धार्मिक कर्मकांड, आडंबर, अवतारवाद, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ठीक है जी। और जातिगत भेदभाव को से ये दूर रहे। इस प्रकार से आप इसमें
दो इसमें उपदेश इनके लिख देंगे। अगला है महानवमी डिब्बा क्या है। महानवमी डिब्बा जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। यह एक मंच था, विशाल मंच था, जिस पर विजयनगर शासक प्रत्येक वर्ष महानवमी पर्व के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करते थे। उस महानवमी पर्व के अवसर पर जो विजयनगर के जो शासक होते थे वो अपनी सेना का प्रदर्शन करते थे और एक विशाल सम्मेलन का आयोजन करते थे, जिसमें अपनी सेना के प्रदर्शन के साथ साथ उसका निरीक्षण भी करते थे कि उनके पास में कितनी बड़ी सेना है, और अपने जो सैनिक होते थे उनको वह पुरस्कार भी देते थे। तो महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है जो कि विजयनगर साम्राज्य में था। कबीर के मुख्य उपदेश क्या थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कबीर के मुख्य उपदेश क्या थे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कबीरदास जी के जो उपदेश थे उसमें सामाजिक जो पाखंड था, सामाजिक भेदभाव था, आडंबर था, उन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। कबीरदास जी निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया, सामाजिक जो कुरीतियां थी उनका इन्होंने विरोध किया, जो धार्मिक आडंबर थे उनका इन्होंने विरोध किया, और दिखावे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा अबुल फजल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अबुल फजल के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, और इसका ये जैसे कि 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है अबुल फजल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अबुल फजल जो थे वह एक मुगल दरबार में रहते थे और अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी की रचना की गई, यानी कि उनके द्वारा आईन अकबरी लिखा गया। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, और इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। और ये अरबी, फारसी और यूनानी भाषा जानते थे और सूफी दर्शन की परंपरा को ये मानते थे। सूफी दर्शन यानी सूफीवाद को ये मानते थे अबुल फजल। तो इस प्रकार से आप इनका लिख देंगे 2 अंक में। अगला क्वेश्चन आता है दीवान ए आम और दीवान ए खास क्या है। दीवान ए आम और दीवान ए खास क्या है, तो इसका वर्णन करते हैं। देखिए कि जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि दीवान ए आम, दीवान ए आम का मतलब होता है जहां पर जो बादशाह बैठ करके सामान्य जनसभाओं का आयोजन करता था, और दीवान ए खास का मतलब ये होता है कि यानी कि जहां पर बादशाह निजी कार्यों के लिए जिस भवन का उपयोग करता था वो दीवान ए खास के रूप में जाना जाता है। तो बादशाह जब अपने मंत्रियों की या सामान्य जनसभा लोगों से जनसभा करता था तो उस समय वह दीवान आम का उपयोग करता था, और जब वह अपने निजी कार्यों के लिए मंत्रणा करता था तो दीवान खास में जाता था। तो इस प्रकार से 2 अंक में आप इसका लिख देंगे। अब आगे अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। तो यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो अलवार और नैनार संतों को ही जाता है, और इन्होंने यहाँ पर जो जातिवादी जो कुरीतियां थी, जाति प्रथा का विरोध इन्होंने यहाँ पर किया है। ब्राह्मणीय परंपरा को इन्होंने मानने से इनकार किया है, और ब्राह्मणीय जो परंपरा थी सनातन, उसमें जो ब्राह्मणीय जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। तो वर्ण व्यवस्था का विरोध कर इन्होंने अलवार नैनार संतों ने जाति प्रथा की आलोचना की है। आप 2 अंक में इसमें इतना लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है मुगल शासन में भूमि कर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता था। तो मुगल शासन में भूमि कर का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर मसाहत पद्धति का उपयोग किया गया, और भूमि की उपज के आधार पर, ऐसा लिखेंगे आप, मुगल शासन में भूमि की उपज के आधार पर जो भूमि में उपज होती थी, पैदावार होती थी, उसकी उर्वरता के आधार पर कर का निर्धारण किया गया था। यानी कि भूमि की पैमाइश के आधार पर आप इसमें पॉइंट बनाएंगे। मुगल शासन में भूमि कर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता, तो पहला पॉइंट बनाएंगे भूमि की पैमाइश कराकर, दूसरा भूमि की उर्वरता के आधार पर वर्गीकरण करके, तीसरा भूमि पर उपज के आधार पर यहाँ पर कर का निर्धारण किया जाता था। और कर के निर्धारण करने की अलग अलग पद्धतियां यहाँ पर होती थी, जैसे नस्क पद्धति, कंकूत पद्धति और इस प्रकार की पद्धति। तो नस्क पद्धति, कंकूत पद्धति का उपयोग यहाँ पर किया जाता था, यानी कि उसमें क्या होता था कि खड़ी फसल
फसल बोने से पहले ही कर का निर्धारण कर दिया जाता था खेत के अंदर। दूसरा, जिस समय फसल खड़ी हुई होती थी तब उस पर निर्धारण किया जाता था कि कितना कर लिया जाएगा। तीसरा ये होता था कि किस प्रकार से जब फसल पूरी तरह से खलिहान में तैयार होकर आती थी तो उस पर कितना कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कर का निर्धारण यहाँ पर किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा से क्या से सगुण और निर्गुण, यानी कि जो सगुण का मतलब यह है कि जो ईश्वर में विश्वास करते दोनों ही हैं, दोनों ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन एक मूर्ति पूजा को महत्व देता है और एक मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देता। ठीक है जी, जो सगुण वाले हैं सगुण मूर्ति पूजा को महत्व देते हैं और निर्गुण वाले वह मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते। तो इस प्रकार की प्रथा को कहा गया सगुण और निर्गुण परंपरा। तो इसमें आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग हेडिंग डालेंगे, तो एक तो हेडिंग डालेंगे सगुण और एक हेडिंग डालेंगे निर्गुण। तो इसमें कहेंगे कि सगुण परंपरा के अंतर्गत क्या होता है कि भक्ति परंपरा के अनुसार ईश्वर की उपासना मूर्ति के रूप में की जाती है, यानी कि साकार रूप में ईश्वर की जो उपासना की जाती है वो साकार रूप में की जाती है। साकार रूप कैसे, जैसे कि मूर्तियां तैयार कर दी उनके रूप में की जाती है। और निर्गुण परंपरा के अनुसार निर्गुण निर्गुण परंपरा में क्या होता है कि इसमें भक्ति की जो उपासना की जाती है, ईश्वर की जो उपासना की जाती है वह निराकार रूप में की जाती है। इस तरह से आप इसका उल्लेख कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, खालसा पंथ के प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। खालसा पंथ के प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। तो खालसा पंथ के जो 5 प्रतीक हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो खालसा पंथ के जो 5 प्रतीक हैं वह हैं जैसे केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो इस प्रकार से 5 ये प्रतीक हैं, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये जो 5 प्रतीक हैं वह खालसा पंथ के 5 महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। तो आप 2 अंक में क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें इतना ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदिरों के स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम का वर्णन कीजिए। गोपुरम क्या होते थे कि जो मंदिरों के जो बड़े गेट होते थे, दरवाजे होते थे, जो बाहर से ही राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते थे, वो गोपुरम होते थे। तो मंदिरों की स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर गोपुरम आप हेडिंग डालेंगे तो इसमें देंगे कि जो तत्कालीन यानी उसके समकालीन वहां पर जब राजा महाराजाओं की अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शन करने के लिए बड़े विशाल द्वारों का निर्माण किया जाता था। यह द्वार इतने बड़े होते थे कि मंदिरों से भी बड़े होते थे और दूर से ही मंदिर होने के या तो जो द्वार होते थे गोपुरम होने के साक्ष्य प्रस्तुत करते थे। तो राजा महाराजाओं के द्वारा अपनी श्रेष्ठता को उच्च सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े गोपुरम द्वारों का निर्माण मंदिरों की स्थापना के समय कराया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, झरोखा दर्शन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। झरोखा दर्शन के समय क्या होता है, जो बादशाह होता था अपनी प्रजा को वह दर्शन देता था। अपनी प्रजा के लिए एक तरह से महल में आकर के वो एक जो झरोखा होता था यानी कि एक विंडो होती थी, विंडो पर आकर के अपनी प्रजा को वह दर्शन देता था। प्रतिदिन एक दिनचर्या में निर्धारण होता था कि प्रतिदिन बादशाह इस विंडो पर आएगा और अपनी प्रजा को यहाँ पर दर्शन देगा, तो उसको बोलते थे झरोखा दर्शन। यानी कि बादशाह के द्वारा प्रत्येक दिन अपनी प्रजा को महल में दिए गए दर्शन को झरोखा दर्शन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं। महलवाड़ी प्रथा से मतलब होता है कि महल से मतलब होता है गांव से होता है, और जो गांव का जो मुखिया होता था वो गांव के सभी लोगों से राजस्व एकत्रित कर यहाँ पर कंपनी को देता था। यानी कि महलवाड़ी प्रथा एक भू राजस्व प्रणाली है। सबसे पहले कहेंगे महलवाड़ी प्रथा एक भू राजस्व प्रणाली है जो कि ब्रिटिश काल में प्रारंभ की गई थी। ब्रिटिश काल में प्रारंभ की गई थी। हम यहाँ पर 2 अंक में लिखेंगे तो थोड़ा ही लिखेंगे, और अगर 5 अंक में होगा तो हमने सारा बताना होगा कि किसके द्वारा प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई ये। तो महलवाड़ी प्रथा जो थी वह महल महल का मतलब होता गांव, और वहां का जो मुखिया होता था खुद मुकद्दम चौधरी जो होते थे उनके द्वारा गांव के जो या बड़े जो किसान होते थे, बड़े रैयत होते थे जिनके पास में अधिक भूमि होती थी, उनको ये जिम्मा सौंप दिया जाता था कंपनी के द्वारा कि आप निर्धारित समय तक इस गांव की जो गांव होता था उस गांव की सभी किसानों से राजस्व एकत्रित कर कंपनी के पास जमा करेंगे। तो मारवाड़ी प्रथा के अंतर्गत ऐसा था।
फिर इसके अनेक लाभ और बुराइयां भी थी। तो इसमें यह था कि कंपनी को तो लाभ हुआ, कंपनी के पास में एक मुश्त धनराशि पहुंच जाती थी। हानि ये थी कि जो कंपनी थी वो इसमें लगातार राजस्व बढ़ाते रहते थे, और लगातार राजस्व बढ़ाने के कारण न तो जो गांव का जो मुखिया होता था वह भी कर्जबंद हो जाता, क्योंकि उसको समय पर राजस्व कंपनी के पास देना होता था, और जो किसान थे वो भी महाल को राजस्व नहीं दे पाते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वो कर्जबंद हो जाते थे, और अंततः जो कंपनी होती थी वह महाल से और किसानों से उनकी जमीन छीन लेते थे। तो यहाँ पर ऐसे होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसे कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसे कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने सशरीर प्रस्तुत करना होता है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये बताया जाता है कि कारण पूछा जाता है कि किस कारण से, ये किस नियम के तहत इस व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना यही कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। सशरीर न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेलेजली की सहायक संधि की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो वेलेजली की जो सहायक संधि थी, यानी कि वेलेजली के द्वारा ये संधि प्रारंभ की गई थी, और इसकी शर्तें अनेक, यहाँ पर ये 2 अंक में भी पूछा जाता है और 5 अंक में भी होता है। तो इस संधि के तहत क्या होता है कि जो देशी राज्य होते थे और जो कंपनी होती थी उनके बीच में एक समझौता होता था, और समझौते के तहत ऐसा होता था कि जो राज्य, जो देशी राज्य होते थे, राजा होते थे, वह कंपनी से कुछ सहायता प्राप्त करते थे, और युद्ध के समय एक तो मतलब जो कंपनी होती थी वह राजा, जो राजा होता था, देशी राजा होता था, उसके क्षेत्र में अपनी एक सेना दे देते थे, उसको सेना दे देते थे, और उस सेना का रख रखाव का जो कार्य खर्चा जो होता था वह देशी राज्य को करना होता था। यानी कहने का अभिप्राय यह है, सेना अंग्रेजों की होती थी, सेना अंग्रेजों की होती थी, लेकिन रख रखाव उसका जो खर्चा उठाएगा वो देशी राज्य उठाएगा, और युद्ध के समय वह सेना जो थी वह उस राजा के कार्य करेगी, उस राजा का सहयोग करेगी। एक बात। दूसरा यह होता था कि जो राजा होता था उसको अपने राज्य में, अपने दरबार में एक रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो कंपनी का एजेंट होता था उसको वह रखना होता था। तीसरी बात यह थी कि जो जिस राजा के साथ में, जिस राज्य के साथ में सहायक संधि होती थी वह राज्य अन्य किसी भी यूरोपियन कंट्री से, जैसे फ्रांसीस होते थे, डच होते थे, या डेनिश होते थे, जो अन्य जो दूसरे यूरोपियंस भी यहाँ आ रखे थे, या अन्य जो अन्य देशी राज्यों के साथ भी कोई विदेशी संबंध वो नहीं रख सकते थे, कोई विदेशी संधि वह नहीं कर सकते थे। यदि किसी राज्य के साथ में वो कोई संधि करना भी चाहते थे तो उसकी सूचना उनको रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी को देनी होती थी। तो ये सब चीजें यहाँ पर सहायक संधि के द्वारा कुछ शर्तें उस पर लगा दी जाती थी, और अंततः यहाँ पर जो जो देशी रियासत होती थी वो पूरी तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में आ जाती थी, और बाद में उसको वो हड़प लेते थे। तो वेलेजली की सहायक संधि की शर्तें हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखेंगे। जैसे कि पहली शर्त क्या होती थी कि अंग्रेजों की जो एक सेना की टुकड़ी होती थी वह देशी राज्य के दरबार में उसके राज्य में रहती थी, और उसका रख रखाव देशी शासक ही करेगा। दूसरा, जिस राज्य के साथ में सहायक संधि होती थी वह अन्य किसी दूसरे देश के साथ में या किसी अन्य देशी राज्य के साथ में कोई भी संधि नहीं रख सकता था। तीसरा, प्रत्येक, जिसके साथ में सहायक संधि होती थी प्रत्येक देशी राज्य को अपने दरबार में एक रेजिडेंट रखना होता था, और प्रतिदिन की जो सूचना है वह रेजिडेंट कंपनी को देता रहता था। उसके जितने भी कार्य होते थे राजा के, कौन उसके दरबार में आया, किससे राजा मिला, और ये क्यों कौन कौन से कार्य कर रहा है, उन सब की सूचना जो है वह रेजिडेंट एजेंट जो होता था वह कंपनी को देता रहता था। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ जितनी जो सेना होती थी, जो ब्रिटिश सेना वहां पर रखी गई थी, उसके रख रखाव, उसके खाने का, पीने का, रहने का, सब कुछ जो खर्चा होता था वो देशी राज्य को उठाना पड़ता था। तो इस प्रकार की शर्तें यहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं। अ, चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया?
तो यहाँ पर गांधी जी के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रतीक चरखा इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो गांधी जी यहाँ पर देशी देशी जो वस्तुएं थे उनको लोगों को उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। दूसरा यह था कि जो भारतीय जो हथकरघा उद्योग था वो धीरे धीरे ठप हो रहा था। कपड़ा उद्योग पूरी तरह से यहाँ पर ठप हो चुका था और भारत से जो कपास का उत्पादन होता था वो विदेशों में चला जाता था और वहां से फिर कपड़ा बनकर आता था, भारतीय बाजारों में बिकता था और इससे विदेशी वस्तुएं यानी कि विदेशी कपड़े की भरमार भारतीय मार्केट में दिखाई देती, बाजार में दिखाई देती थी। एक कारण तो ये था। दूसरा ये था कि चरखे के उपयोग करने से सभी लोगों को रोजगार मिला क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर पर चरखे का उपयोग करेंगे, कपास से सूत तैयार करेंगे, सूत से खादी तैयार होगा और खादी का उपयोग करने प्रत्येक व्यक्ति करेगा तो उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी, इसलिए राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में चुना गया। दूसरा जो मशीनीकरण था, मशीनीकरण के द्वारा जो बेरोजगारी उत्पन्न की जा रही थी वह बेरोजगारी भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक माना गया और सभी लोगों को एक साथ इसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देशी जो देशी भावना जो देश की भावना का विकास लोगों के अंदर उत्पन्न हुआ और एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, फ्रांसिस बुकानन कौन था? राजमहल की पहाड़ियों का उसने कैसा वर्णन किया? तो फ्रांसिस बुकानन ब्रिटिश अधिकारी था। ब्रिटिश कंपनी की ओर से वह राजमहल की पहाड़ियों में गया था और वहां पर जाकर उसने जो पहाड़िया लोग थे उनकी जीवनचर्या के ऊपर एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उसने वर्णन किया कि पहाड़िया जो लोग थे वो झूम खेती को के माध्यम से खेती करते थे, झूम पद्धति के द्वारा या खेती करते थे। झूम पद्धति का वर्णन यहाँ पर क्या है, जैसे स्थानांतरित खेती, 2-3 वर्ष एक स्थान पर खेती करेंगे फिर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे फिर वहां पर खेती करेंगे, इतने में जो पुरानी जमीन थी वह पूरी दोबारा से पुनः उर्वर हो जाएगी। दूसरा वहां पर वो देखते हैं कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो बहुत अधिक भूमि वहां पर उपजाऊ है और यहाँ पर अनेक तरह की जो वाणिज्यिक खेती उत्पादन करने के अवसर वहां पर हैं। तो ऐसा उन्होंने देखा, फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों में गए और वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर अनेक वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे नील की खेती का उत्पादन किया जा सकता है, पटसन का उत्पादन किया जा सकता है और यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो वाणिज्यिक जो खेती होती थी, जो अंग्रेजों के लिए उपयोगी होती थी जो फसलें, उनका उत्पादन यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने देखा वहां पर राजमहल की जो पहाड़ियों की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ है। और उन्होंने एक चीज और भी देखी कि जो जो पहाड़िया लोग हैं वो बाहर से आने वाले लोगों को अधिक पसंद नहीं करते, उनको वह दिकू बोलते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह की क्या भूमिका थी? 1857 ईस्वी की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह की क्या भूमिका थी? तो यहाँ पर हम वर्णन करेंगे कि मौलवी अहमदुल्ला शाह हैदराबाद के रहने वाले एक मौलवी थे। हैदराबाद के रहने वाले एक मौलवी थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने हैदराबाद के जो आसपास के जो गांव थे वहां पर इन्होंने लोगों को संगठित करने के लिए अभियान चलाया और जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे वह पालकी में चलते थे और आगे आगे इनके ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजते हुए चलते थे और पीछे पीछे इनके अनुयायी चलते थे। ये माना जाता है कि पालकी से कभी उतरते नहीं थे और इनको नगाड़े वाला शाह या पालकी शाह के नाम से भी इनको जाना जाता था। उसके बाद फिर ये यहाँ पर अवध में आ गए और अवध में आने पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से आप इसमें देंगे 2 अंक में या 5 अंक में होगा, ये क्वेश्चन हमने तैयार करा रखे हैं, आप इसको देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन आया हमारा, 1940 के प्रस्ताव के जरिए जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी? 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी? ये क्वेश्चन हमारा है। 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने अलग देश के लिए एक मांग की थी। यहाँ कहा था कि एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग यहाँ पर इन्होंने करनी प्रारंभ कर दी थी, पूरी रूप से पूर्ण रूप से एक अलग से देश की मांग यहाँ पर इन्होंने उठाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है,
इस्तिमरारी बंदोबस्त का क्या आशय है? इस्तिमरारी बंदोबस्त व्यवस्था एक भू राजस्व प्रणाली है जो कि ब्रिटिश काल में प्रारंभ की गई थी, और इस्तिमरारी बंदोबस्त बंगाल में प्रारंभ की गई थी। इस्तिमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो बंदोबस्त मतलब करार होता था, जो एग्रीमेंट होता था, वह जमींदार और कंपनी के बीच में होता था। इस्तिमरारी बंदोबस्त ये इस तरह से आप इसमें लिख देंगे, 2 अंक में आएगा तो, और 5 अंक में आएगा तो आप इसमें अलग से विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इसमें हम देंगे कि जो इस्तिमरारी बंदोबस्त था, इसमें जो जमींदार था एक निर्धारित समय तक, जो एक समय निर्धारित किया गया था, उस समय तक अपनी जमींदारी पर वसूल किया गया जो राजस्व था कंपनी के पास जमा करना होता था, और यदि वह समय पर राजस्व वसूल नहीं कर पाता है तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी इस्तिमारी बंदोबस्त के। इस पर हमने वीडियो बनाई है, आप उसको देख लेना। अगला है क्वेश्चन हमारा, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रोधित क्यों थे? दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रोधित क्यों थे? क्योंकि जो दक्कन दक्कन का जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र का जो पुणे का आसपास का क्षेत्र, वहां का हम वर्णन कर रहे हैं। तो दक्कन की बात कर रहे हैं दक्षिण में। तो वहां पर जो किसान थे, जो रैयत थे, वह धीरे धीरे साहूकारों के और जो महाजन थे उनके ऋणी होते जा रहे थे, और साहूकार और जो महाजन थे वो उनके साथ में धोखाधड़ी करते थे। धोखाधड़ी किस प्रकार से करते थे? जो किसान ऋण लेते थे, उस ऋण को का जो लेखा जोखा होता था, जो बही खाते होते थे, उसमें परिवर्तन कर देते थे, यानी कि जालसाजी उनके साथ में करते थे। यदि किसी किसान ने 100 रुपए ऋण लिया है तो उसके सामने एक जीरो लगा देते थे, और ऋणी 1000 रुपये उस पर ऋण दिखा देते थे। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जब किसान ऋण अपना उतारता था और उसको लगातार ऋण उतारने के लिए पैसा देता रहता था, तो उस समय उसको वो कोई रसीद भी नहीं देते थे, और किसान जब अगली बार आता था उसके ऊपर फिर दोबारा से वही ऋण चढ़ा हुआ दिखाई देता था। तीसरा, यानी कि जो किसान अपनी पूरी जो उपज लाता था वह भी साहूकार के यहाँ लाता था, और उसको बहुत सस्ते दामों पर वह खरीदते थे। और धीरे धीरे इस प्रकार से जो किसान थे, जो रैयत थे दक्कन के, वो परेशान हो गए, दुखी हो गए, और अंततः वहां पर इन ऋणदाताओं ने, रैयत ऋणदाताओं ने वहां पर विद्रोह कर दिया। और विद्रोह में जो दक्कन के जो साहूकार थे, जो महाजन थे, उनके जितने भी जो लेखे जोखे थे वो सबको उन्होंने आग लगा दी, और एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न वहां पर हो गई थी। यह था दक्कन विद्रोह। अब साइमन कमीशन के विषय में आप क्या जानते हैं, इसका वर्णन कीजिए। ये 2 अंक में और 5 अंक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साइमन कमीशन के विषय में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो साइमन कमीशन था वह यहाँ पर एक तरह से हम कहेंगे कि जो संविधान था उनका, जो अंग्रेजी जो संविधान होता था, भारत शासन अधिनियम बनाए जाते थे, तो उनको दोबारा से प्रत्येक 10 वर्ष के लिए एक कमेटी गठित की जाती है कि 10 वर्ष बाद एक कमेटी आयोग गठित किया जाएगा, और वह निर्धारित करेगा कि इसमें कितना परिवर्तन करना है, जो पिछले 10 वर्षों में इसमें अब क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए। तो जब 1919 में जो भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया था, तो इसके हिसाब से 1929 में दोबारा से यहाँ पर एक रिव्यू, पुनर्गठन आयोग, मतलब ये रिपोर्ट देगा, और उसके आधार पर आगे संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो साइमन कमीशन ये था कि जब ये भारत में आया तो भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया था, और विरोध करने का कारण ये था भारतीयों का कि जब संविधान, कानून भारतीयों के लिए बनाया जाना है, तो इस आयोग में भारतीय भी होने बहुत जरूरी है। क्योंकि जो साइमन कमीशन था, साइमन था, और उसके जो अन्य जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, और कानून भारतीयों के लिए बनना था। तो महत्वपूर्ण विरोध का कारण यही था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए कमीशन का विरोध किया गया था। और इस जो साइमन कमीशन था, ये यहाँ पर एक आयोग था, आयोग के सदस्य अध्यक्ष थे, और इस इनका जो कार्य था, 1919 से 1929 के बीच में जो संविधान था उसमें क्या क्या परिवर्तन होने हैं, क्या क्या उसमें सुधार होने की आवश्यकता है भारतीयों के अनुरूप, उसका उन्होंने समीक्षा करनी थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ये था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है,
दक्खन दंगा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दक्खन दंगा आयोग, तो दक्खन दंगा आयोग जैसे कि हमने उपला अभी ऊपर का जो क्वेश्चन कराया था, दक्खन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रोधित क्यों थे, उसी से संबंधित ये भी यहाँ पर वही है, जैसे हमने अभी बताया आपको। अगला क्वेश्चन है दक्खन दंगा आयोग, तो जब वहां पर हमने जैसे पहले बताया था कि ऋणदाता जो थे, उन्होंने जो रैयत थे, ऋणी थे, उन्होंने साहूकार महाजनों के घर जला दिए, बही खाते जला दिए और पूरी स्थिति अ, बड़ी गंभीर हो चुकी थी, अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन सब चीजों की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया, कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया और यह जांच की गई कि रैयतों ने यह विद्रोह क्यों किया। तो उस आयोग के द्वारा ये पाया गया कि ये ऋणी थे, जो मतलब रैयत थे, वो वास्तव में दुखी थे और जो अ, साहूकार थे, महाजन थे, उनके साथ में धोखाधड़ी करते थे। तो इस प्रकार से उनके जो माफ किया गया, जो ऋण था वो माफ किया गया। ये दक्खन दंगा आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी और इस पर भी हमने एक वीडियो तैयार की है, उसका आप देख लेना। सन अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन आदर्शों पर बल दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसके द्वारा ऐसे लिखेंगे आप इसमें। दूसरा इसमें लिखेंगे कि इस यहाँ पर क्या कहा है, भारत के बारे में बताया कि भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो लोगों को न्याय देने की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है, प्रभुत्व संपन्न भारत होगा, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, इसकी बात यहाँ पर की गई है। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये इसके आदर्श थे कि जो हमारा देश होगा वह प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी कि हमारा जो देश होगा वह किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं होगा। दूसरा इसमें ये कहा गया कि जो भी चीजें हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं दूसरे देशों से, संविधान निर्माण करते हुए हमने कुछ कानून इस प्रकार के लिए हैं जो अन्य देशों में भी थे। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो भी कानून हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं उनको हम सुधार कर, उनकी जो उसमें सुधार होंगे भारतीयों के अनुरूप ही हम उसको स्वीकार यहाँ पर करेंगे। हम उसकी नकल नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि वह कानून भारतीयों के अनुरूप है या नहीं है, या भारतीयों को वह स्वीकार्य है या नहीं है। जब तक भारतीयों की उस कानून के प्रति स्वीकृति नहीं मिलेगी, उसको संविधान में लागू नहीं किया जाएगा। तो ये थे। संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, अगला क्वेश्चन हमारा है, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो इसमें देखते हैं कि जो संथाल थे, राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेजों के लिए यहाँ पर ये वाणिज्यिक खेती करते थे। शुरुआत से हम देखते हैं कि जो संथाल थे वह खेती करने में पारंगत थे और स्थान इनका राजमहल की पहाड़ी। देखो राजमहल की पहाड़ी में जो ऊपरी क्षेत्र थे, अंदर के क्षेत्र थे, वहाँ पहाड़िया लोग रहते थे और राजमहल की पहाड़ी की जो तराई का जो क्षेत्र था, निचले क्षेत्र थे, वहां पर संथाल लोग रहते थे। संथालों को अंग्रेजों के द्वारा एक भूमि क्षेत्र दिया गया जिसको दामिने कोह कहा जाता था और इस दामिने कोह पर यहाँ पर खेती करने के लिए संथालों को कहा गया, संथालों से वाणिज्यिक खेती यहाँ पर कराई गई और संथालों को जंगल साफ करने के लिए कहा गया। जब संथालों ने जंगल साफ कर दिए, वो खेती करने लगे, उनके लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया जिसको दामिनी कोह कहा जाता था। तो उसके बाद में फिर इस क्षेत्र पर कुछ जो साहूकार थे, महाजन थे और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया और यहाँ पर उन पर राजस्व दरें बढ़ा दी गई। तो जब ये राजस्व दर बढ़ा दी गई तो इस प्रकार से जो संथाल थे वो अपना आपको ठगा हुआ महसूस करने लगे, उनका शोषण होने लगा और इसके विरोध में उन्होंने विद्रोह किया। यहाँ पर संथालों ने जो विद्रोह किया, इनके जो विद्रोह करने के जो नेतृत्व करता थे वो सिंधु जी और कान्होजी थे। सिंधु जी और कान्होजी के द्वारा यहाँ पर ये संथालों का विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इतना आप 2 अंक में लिख देंगे। अगर 5 अंक में पूछा गया तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। फिर आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये भी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी और रैयत, रैयत माने किसान के बीच में डायरेक्ट यहाँ पर बंदोबस्त होता था। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता था, ना तो कोई महाल होता था, ना ही कोई जमींदार होता था। सीधा संबंध किसानों से होता था, डायरेक्ट जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो किसानों से राजस्व वसूल
करते थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। और यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था यह इसका जो क्षेत्र था वह मद्रास का क्षेत्र था। मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। आप इसको देख लेंगे इतना, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, फिर हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है बंगाल विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया और लॉर्ड कर्जन के टाइम पर यह विद्रोह हुआ था। सिर्फ आप इसमें इतना लिखेंगे 2 अंक में, 5 अंक में होगा तो ज्यादा लिखेंगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर हमने इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे और अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उन क्वेश्चन में एक तो हेडिंग का उपयोग जरूर कीजिए, ब्लैक पेन का उपयोग कीजिए, साथ ही साथ आप उसमें किसी प्रकार का डायग्राम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, 7 अंक का क्वेश्चन होगा या 5 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप डायग्राम जरूर बनाइए, किसी भी तरह का बना दिए। आप चार्ट तैयार कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। और डायग्राम से मतलब जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की विशेषताओं को वर्णन कीजिए, तो मोहनजोदड़ो की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। आप बीच में एक सर्किल तैयार कीजिए, बीच में यहाँ पर लिखिए मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, और इस प्रकार से आप उसका वहां पर बना सकते हैं ऐसे। और फिर इसके साथ साथ आप यहाँ पर लिख दीजिए कि कौन कौन से हैं। जैसे आप प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना के साथ में तुरंत एकदम इस तरह का डायग्राम बना दीजिए, अच्छा सा बढ़िया ब्लैक पेन से। उसको ज्यादा कलर उपयोग नहीं करने चाहिए बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ ब्लैक पेन का उपयोग कीजिए और डायग्राम तैयार कर दीजिए आप। इसी प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है तो आप ऐसे कोई वर्गीकरण कर सकते हैं किसी चीज का। जैसे कि अगर शिलालेख आ जाए तो अशोक की शिलालेख आए तो यहाँ पर शिलालेख लिखें, 3 तरह का बना दें कीजिए, लघु शिलालेख, बृहत शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे चार्ट बना दीजिए आप एक बार। अगर पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए स्रोत का वर्णन कीजिए, तो स्रोत में आप दे देंगे कि जी यहाँ पर जी अभिलेख हैं, दूसरा साहित्यिक अभिलेख है, साहित्यिक साक्ष्य हैं, धार्मिक साक्ष्य हैं, तो इस प्रकार से विदेशिक साक्ष्य हैं। 3 प्रकार के साक्ष्य हैं जिनके द्वारा हम मौर्य साम्राज्य को जान सकते हैं। तो अभिलेख लिख देंगे यहाँ पर, अभिलेख अशोक के अभिलेख के बारे में। साहित्य में बता सकते हैं आप, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में बता देंगे यहाँ पर। धार्मिक साहित्य में बताएंगे आप, जैन और बौद्ध के बारे में बता देंगे। ठीक है जी। विदेशिक साहित्य में बताएंगे आप यहाँ पर प्लिनी के बारे में बता सकते हैं यहाँ पर, और मैगस्थनीज के बारे में वर्णन कर सकते हैं, और विदेशी या फायान के बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो चीनी यात्री आए थे उस समय उनका वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं, बौद्ध धर्म के जानने के बारे में। तो इस प्रकार से आप मतलब यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, अभिलेख यहाँ पर लिखेंगे आप, जानने के अशोक मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत यहाँ पे लिख देंगे, और फिर उसके आगे आप इस तरह से दे देंगे। तो ऐसे अच्छे अगर आप पढ़ते उसमें आप जो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं 7 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, आप उसमें इन चीजों को जरूर उपयोग कीजिए, आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। और हेडिंग डालिए, हेडिंग डालकर आप जरूर कीजिए, ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, और पैराग्राफ का उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप पैराग्राफ का उपयोग करेंगे। 5-10 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का एक पैराग्राफ आप जरूर बनाइए। और महत्वपूर्ण जितनी भी होंगी चीजें आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के लिए इतना ही। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगे भी हम आपको इस प्रकार से महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देने के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और जनरल स्टडी से संबंधित भी हम आपके लिए आगे, क्योंकि आप जब 12th पास कर चुके होंगे तो आगे आप लगातार तैयारी करते रहिए, और जितने भी आपके एग्जाम होंगे, वनडे एग्जाम होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उनसे संबंधित मटेरियल हम आपको देते रहेंगे। और अच्छी शुभकामनाओं के साथ में आप जीवन में सफल रहें, उसके लिए हम आपको अच्छी अच्छी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, और इसी के साथ में धन्यवाद।